आपको भी ऐसा लग रहा है कि सरहद के उस पार खासकर पाकिस्तान में कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी लपटें बहुत जल्द एक बड़े धमाके का रूप ले सकती है? तो आप बिल्कुल ठीक हैं। पिछले कुछ महीनों से अगर आप साउथ एशिया के नक्शे पर नजर डालें तो आपको शांति नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी दिखाई देगी। और इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान के अंदर की खामोशी गहरी होती है तब तब उसका रुख भारत की तरफ मुड़ जाता है। आज जो हालात बने हुए हैं वो कोई सामान्य बॉर्डर का तनाव नहीं है। यह एक ऐसा मोड़ है जहां राजनीति, अर्थव्यवस्था, सेना और अंदरूनी गृह युद्ध एक साथ मिलकर पाकिस्तान को एक बहुत बड़े आत्मघाती कदम की तरफ धकेल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उन 5 ठोस और जमीनी कारणों का बारीक विश्लेषण करेंगे कि क्यों इस समय पाकिस्तान के भारत पर किसी न किसी रूप में हमला करने की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। और साथ ही यह भी देखेंगे कि भारत इस बार सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि इस खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कैसे तैयार बैठा है। पहला सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान का खुद अपने ही बनाए जाल में फंसना और अंदरूनी तबाही को छुपाने के लिए बाहर एक नया दुश्मन खड़ा करने का पुराना फॉर्मूला। इस समय पाकिस्तान जिन सामरिक और राजनीतिक दौर से गुजर रहा है वैसा उसने इतिहास में कभी नहीं देखा। जब किसी देश की अपनी जनता अपनी ही सेना के जनरलों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जब रावलपिंडी के हेडक्वार्टर को देखकर लोगों का खून उबलने लगे, तो वहां के सैन्य एस्टेब्लिशमेंट के पास सत्ता में टिके रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, देश के सामने एक ऐसा संकट खड़ा कर दो कि सब अपनी अंदरूनी जलती हुई आग को भूलकर सरहद की तरफ देखने लगे। पाकिस्तान की सेना के लिए भारत के खिलाफ नफरत बेचना सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि उनकी मल्टी बिलियन डॉलर की दुकान चलाने का इकलौता जरिया है। आज जब पाकिस्तान की आवाम दाने दाने को तरस रही है, महंगाई आसमान छू रही है और देश का हर आम नागरिक जनरलों के ऐसो आराम पर सवाल उठा रहा है, तब जनरल असीम मुनीर और उनकी कोर कमांडरों की टोली के पास जनता का ध्यान भटकाने का सिर्फ एक ही कार्ड बचा हुआ है और वो कार्ड है भारत का डर। इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, 1965 हो या 1999 का करगिल युद्ध, जब जब पाकिस्तान के अंदर सत्ता का संकट गहराया तब तब उनकी फौज ने भारत के साथ कोई न कोई दुस्साहस किया ताकि देश में इमरजेंसी जैसा माहौल बनाकर अपनी गद्दी को बचाया जा सके। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ भटकाव तक सीमित नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान का पश्चिमी बॉर्डर यानी कि अफगानिस्तान की सीमा अब उनके लिए दूसरा फ्रंट बन चुकी है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने पाक सेना की नाक में दम कर रखा है और रोज उनके दर्जनों जवान मारे जा रहे हैं। जब कोई देश दो तरफा दबाव में पिसता है और उसकी अपनी फौजी ताकत बिखरने लगती है तो उसका नेतृत्व अक्सर एक बेहद गैर जिम्मेदाराना और आक्रामक दांव खेलता है ताकि अपनी खोई हुई साख वापस पा सके। पाक सेना को लगता है कि अगर उन्होंने भारत के खिलाफ कोई छोटी सर्जिकल स्ट्राइक, बॉर्डर पर घुसपैठ या फिर कोई बड़ा आतंकी हमला प्रायोजित कर दिया तो भारत का पलटवार आएगा और उस पलटवार को वो पूरी दुनिया के सामने भारतीय आक्रामकता के रूप में बेचकर अपने देश को एक बार फिर से एक झंडे के नीचे खड़ा कर लेंगे। दूसरा कारण है पाकिस्तान की ऐतिहासिक आर्थिक कंगाली और दिवालियापन के कगार पर खड़ा होना। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है, खजाना खाली हो जाता है और विदेशी मुद्रा भंडार केवल कुछ हफ्तों के आयात के लायक बचता है, तो इतिहास गवाह है कि तानाशाही या सैन्य नेतृत्व वाले देश तीन काम करते हैं: उधार मांगते हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए जंग का माहौल बनाते हैं या फिर वैश्विक ताकतों को ब्लैकमेल करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त इन तीनों रास्तों पर एक साथ चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ से मिली हर किस्त पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन वो ऑक्सीजन भी शर्तों के साथ आती है। सब्सिडी खत्म करना, टैक्स बढ़ाना और बिजली पेट्रोल के दाम आसमान पर पहुंचाना, इन सब फैसलों ने आम पाकिस्तानी जनता की कमर तोड़ दी है। जब देश में रोटी के लाले पड़े हों तो हुक्मरानों को पता होता है कि भूखी और हताश जनता किसी भी दिन बगावत कर सकती है। इस बगावत से बचने का सबसे आसान और पुराना तरीका होता है एक काल्पनिक या वास्तविक युद्ध का भय पैदा करना। जब लोगों के सामने यह ढोल पीटा जाता है कि देश खतरे में है, तो महंगाई, बेरोजगारी और कंगाली जैसे बुनियादी सवाल खुद ब खुद दब जाते हैं। पाकिस्तान की सेना और वहां के राजनेता इस आर्थिक तबाही को छुपाने के लिए भारत के साथ तनाव को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत पाक सीमा पर गोलियां चलेंगी या फिर कोई बड़ा हमला हो तो दुनिया के बड़े बड़े देश, विशेषकर खाड़ी देश, अमेरिका और पश्चिमी मुल्क परमाणु हथियार से लैस दो पड़ोसियों के बीच बड़े युद्ध को रोकने के लिए तुरंत मैदान में कूद पड़ेंगे। और इसी डर के बदले पाकिस्तान दुनिया से और अधिक आर्थिक पैकेज, कर्जे में छूट और मदद की भीख मांगेगा। यह एक बहुत बड़ा और घिनौना न्यूक्लियर ब्लैकमेल का खेल है जिसे पाकिस्तान दशकों से खेलता आया है और आज
जब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है तो इस खेल को खेलने की उसकी छटपटाहट सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े कारण की, जो है चाइना फैक्टर और सीपीएसी, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का पूरी तरह से फ्लॉप होना। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश इसलिए किया था ताकि उसे ग्वादर पोर्ट के जरिए अरब सागर तक सीधा रास्ता मिल सके और वो भारत को घेर सके। लेकिन आज सच्चाई यह है कि सीपीएसी परियोजना एक बहुत बड़े सफेद हाथी में बदल चुकी है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए रोज चीनी इंजीनियरों और पाक सैनिकों को ठोक रही है। चीन इस बात से बेहद बौखलाया हुआ है कि उसकी अरबों डॉलर की पूंजी खतरे में है और पाकिस्तान की सेना उसके प्रोजेक्ट्स और नागरिकों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। यहां चीन का एक बहुत गहरा और खतरनाक प्लान काम कर रहा है। चीन नहीं चाहता कि उसकी अपनी जमीन पर या उसके बनाए प्रोजेक्ट पर आंच आए, इसीलिए वो पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वो अपनी सैन्य रणनीति को बदले। चीन यह अच्छी तरह से जानता है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ पूर्वी सीमा पर तनाव बढ़ाता है तो भारत की सेना और खुफिया एजेंसियों का ध्यान और संसाधन बलूचिस्तान या चीन सीमा से हटकर फिर से पंजाब और कश्मीर के बॉर्डर पर केंद्रित हो जाएंगे। चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल एक प्रॉक्सी यानी कि मोहरे की तरह कर रहा है ताकि भारत को दो मोर्चे, टू फ्रंट वॉर के जाल में उलझाकर रखा जा सके। चीन से मिला आधुनिक सैन्य साजो सामान, चाहे वो J-10C फाइटर जेट्स हो, गाइडेड मिसाइल हो या फिर आधुनिक रडार सिस्टम, ये सब पाकिस्तान को मुफ्त में नहीं मिले हैं। इसके पीछे चीन की चाल है कि पाकिस्तान भारत को लगातार व्यस्त रखे ताकि भारत की आर्थिक और सैन्य ताकत एशिया में चीन को सीधी चुनौती न दे सके। जब बीजिंग से रावलपिंडी को इशारा मिलता है तो पाकिस्तान की मजबूरी बन जाती है कि वो भारत के खिलाफ अपनी बयानबाजी और नापाक हरकतों की धार को तेज करे। यह गठजोड़ केवल दो देशों की दोस्ती नहीं बल्कि भारत के विकास की रफ्तार को रोकने के लिए रचा गया एक बहुत बड़ा रणनीतिक षड्यंत्र है। चौथे सबसे बड़े कारण पर अगर नजर डालें तो वो है पाकिस्तान के भीतर अनियंत्रित होती कट्टरपंथी ताकतें और वहां का गहराता सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण। जब किसी देश की पूरी पहचान ही धर्म आधारित नफरत पर टिकी हो तो वहां के कट्टरपंथी गुट और जिहादी तंजीमें सरकार से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। आज पाकिस्तान में तहरीके लबैक यानी कि टीएलपी जैसे कट्टरपंथी संगठन और अलग अलग आतंकी गुट सड़कों पर खुलेआम अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जब भी पाकिस्तान में कोई नई सरकार या सैन्य नेतृत्व आता है तो इन कट्टरपंथियों को खुश रखना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन जाता है। अगर पाक सेना इन कट्टरपंथी संगठनों को कोई नया जिहादी एजेंडा नहीं देती तो ये ताकतें खुद पाक सेना और सरकार के खिलाफ बंदूक उठाकर खड़ी हो जाती हैं। पाक सेना दशकों से इन आतंकी गुटों का इस्तेमाल स्टेट पॉलिसी के तहत भारत के खिलाफ करती आई है, लेकिन जब घर के अंदर आग लगी हो और कट्टरपंथी सड़कों पर सेना की अथॉरिटी को चुनौती दे रही हो तो रावलपिंडी के जनरल एक बार फिर से इन गुटों का ध्यान भारत की तरफ मोड़ने की फिराक में रहते हैं। भारत विरोधी नफरत ही एक ऐसा गोंद है जो पाकिस्तान के अलग अलग कट्टरपंथी गुटों को आपस में जोड़कर रखता है। अगर पाक सेना ने भारत पर कोई बड़ा दुस्साहस नहीं दिखाया या घुसपैठ की कोशिश नहीं बढ़ाई तो ये आंतरिक उग्रवादी ताकतें पाकिस्तान के ढांचे को ही अंदर से उखाड़ फेंकेंगी। इसीलिए अपनी ही फैलाई कट्टरपंथ की आग से बचने के लिए पाक सेना भारत पर हमला करने या फिर कोई बड़ा प्रायोजित आतंकी दुस्साहस रचने की फिराक में है। पांचवा और सबसे निर्णायक कारण है कश्मीर में भारत का ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तेजी से बदलती जमीनी हकीकत और पाकिस्तान का गहराता डर। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में जो बदलाव आया उसने पाकिस्तान के उस पुराने नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी है जिसे वो दशकों से दुनिया के सामने बेच रहा था। आज कश्मीर में चिनाव नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनकर तैयार है। श्रीनगर तक सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी चालू हो रही है। हाईवे और टनल का नेटवर्क बिछ चुका है और अंतरराष्ट्रीय निवेशक जम्मू कश्मीर में अरबों रुपए लगाने आ रहे हैं। जब दुनिया कश्मीर में टूरिज्म, रिकॉर्ड पर्यटकों की आवाजाही और विकास देख रही है तो पाकिस्तान का कश्मीर विवाद वाला गुब्बारा पूरी तरह से फूट चुका है। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब उसने देखा कि कश्मीर के आम नागरिक विशेषकर युवा अब पत्थरबाजी और हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा के विकास, स्टार्टअप्स और शिक्षा से जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति किसी मौत के परवाने से कम नहीं है, क्योंकि अगर कश्मीर पूरी तरह से शांत और समृद्ध हो गया तो पाकिस्तान की दशकों पुरानी विदेश नीति और सेना के वजूद की वजह ही खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान यह देखकर बौखलाया हुआ है कि गुलाम जम्मू कश्मीर यानी कि पीओजेके की जनता भी अब पाकिस्तान के जुल्मों, बिजली संकट और आटे की किल्लत से तंग आकर भारत के विकास को देख रही है और भारत में शामिल होने के नारे लगा रही है। पाक सेना जानती है कि अगर उसने अभी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया तो पीओजेके उसके हाथ से फिसल जाएगा। इसी बौखलाहट और छटपटाहट में पाकिस्तान भारत पर हमला करने या फिर सरहद पर बड़ा सैन्य एडवेंचर करने का जोखिम उठा सकता है। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे और सबसे अहम पहलू की।
अगर पाकिस्तान अपनी अंदरूनी तबाही से बचने के लिए भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की गलती करता है, तो भारत उससे निपटने के लिए कितना तैयार बैठा है? इसका जवाब है, भारत इस बार सिर्फ डिफेंसिव रिस्पॉन्स देने या फिर गोलियों का जवाब गोलियों से देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। भारत की सैन्य रणनीति में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है। पुरानी नीतियां, जहां हमला होने के बाद कूटनीतिक बातचीत और दबाव बनाने का खेल खेला जाता था, अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। आज का भारत प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव और डोमेन डोमिनेंस की नीति पर काम कर रहा है, यानी दुश्मन के वार से पहले ही उसकी कमर तोड़ देना। भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन अब केवल कागजों या वार गेम्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आधुनिक वॉरफेयर के हिसाब से री इंजीनियर किया जा चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई दुस्साहस होता है, तो भारत की इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को मोबिलाइज होने में हफ्तों का समय नहीं लगेगा। मात्र 24 से 48 घंटे के भीतर भारत की थल सेना, वायुसेना और स्पेशल फोर्सेस दुश्मन की सीमा में दाखिल होकर उसकी सामरिक चौकियों, एयरबेस और कमांड सेंटर्स को तबाह करने की क्षमता रखती है। इस रणनीति का मकसद पाकिस्तान को यह सोचने का मौका ही नहीं देना है कि वो परमाणु धमकी का कार्ड खेलकर भारत को रोक लेगा। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर भारत का सर्विलांस और एआई बेस्ड डिफेंस मैकेनिज्म इतना मजबूत हो चुका है कि चिड़िया भी पर मारे तो उसकी खबर नई दिल्ली के वॉर रूम तक पहुंच जाती है। थल सेना का प्रोजेक्ट संजय हो या स्वती वेपन लोकेटिंग रडार, आधुनिक ड्रोन का बेड़ा हो या फिर सैटेलाइट ट्रैकिंग नेटवर्क, भारत अब सीमा के पार हर एक हरकत पर रियल टाइम नजर रख रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल दागी जाती है या फिर एयरवेज का उल्लंघन होता है, तो भारत का S-400 ट्राइम्फ और इंडिजिनस आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हवा में ही उस खतरे को मलबे में तब्दील करने के लिए तैनात है। इतना ही नहीं, इंडियन नेवी का रोल इस बार सबसे निर्णायक रहने वाला है। अरब सागर में भारत का सी कंट्रोल इतना सख्त है कि अगर जंग के हालात बनते हैं तो कराची पोर्ट की नाकाबंदी कुछ ही घंटों में की जा सकती है। पाकिस्तान का तेल आयात और समुद्री व्यापार रुकते ही उसकी अर्थव्यवस्था 72 घंटे के भीतर घुटनों पर आ जाएगी। भारत अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि हवा, पानी, साइबर और स्पेस, इन पांचों डोमेन में एक साथ प्रहार करने की ताकत रखता है। पाकिस्तान अगर यह सोच रहा है कि वो 1965 या 1999 की तरह कोई सीमित युद्ध खेलकर निकल जाएगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी मुगालता होगी। तो लब्बो-लुआब यह है कि पाकिस्तान इस वक्त उस उफनते हुए ज्वालामुखी की तरह है, जिसके अंदर की आग उसे खुद जला रही है और बाहर निकलने का रास्ता उसे सिर्फ भारत से टकराने में दिख रहा है। लेकिन रावलपिंडी के जनरल एक बात भूल रहे हैं, यह वो भारत नहीं है जो थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे कर दे। ये वो भारत है जो घर में घुसकर मारना भी जानता है और दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना खेल खत्म करना भी जानता है। पाकिस्तान के पास आज दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो अपनी अंदरूनी तबाही को स्वीकार करे और अपने सुधार पर काम करे, या फिर भारत पर हमला करने की ऐतिहासिक भूल करके नक्शे से अपने नामो निशान मिटाने का जोखिम उठाए। फैसला उनके हाथ में है, लेकिन तैयारी और जवाब पूरी तरह से भारत के हक में है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।